60 करोड़। ए डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया क्या? कहां से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। अगले ही पल अभिनव ने एक चेकबुक निकाली और उस पर 60 करोड़ का अमाउंट डालकर साइन करने लगा। लगता है इस डिलीवरी बॉय ने जेल जाने की पूरी ठान रखी है। देखो कैसे धड़ल्ले से चेक साइन कर रहा है। मैनेजर साहब, आप इसका बैंक अकाउंट जरूर चेक करवा लेना। उसे ये चेक भरते हुए वहाँ पर मौजूद हर इंसान देख रहा था और सभी भौचक्के हो गए थे। एक बार को तो बैंक के मैनेजर को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में क्यों खरीद रहा है, और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ है भी या नहीं। 1 मिनट। मैनेजर ने तुरंत अपनी टीम को कॉल करके चेक की जांच पड़ताल करने के लिए बोला, लेकिन अभिनव के बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस सुनते ही उनके होश उड़ गए। 800 करोड़? What's the group name? PR Group. ये नीलामी यहीं खत्म की जाती है और 60 करोड़ में ये बेशकीमती कालीन मिस्टर अभिनव को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से ये अनाउंस किया तो वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अलाइना को समझ नहीं आ रहा था कि जिस अभिनव को अभी तक सब लूजर समझ रहे थे, उसके पास जितने पैसे कहां से आ सकते हैं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एक कॉल आया। वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? ये अभिनव करके कोई डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल ये डिलीवरी वालों के पास भी इतने पैसे आ गए कि 5 करोड़ की चीज को 60 करोड़ में खरीद रहा है। आई सो है, ये बस यहाँ से बाहर निकले ना, फिर बताती हूँ इसे, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। अलाइना जी, ये सब सोचने से पहले आप एक बार अभिनव की मूवी देखिए। अलाइना घबराकर स्टेज की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसकी नजर अभिनव के बाईं हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गई तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। क्या है टाइगर नाम की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़? अगर वो इतना पावरफुल है तो क्यों रह रहा था दुनिया के सामने डिलीवरी बॉय बनकर? इन सब सवालों ने इंस्पेक्टर का दिमाग घुमा दिया था। ये वीडियो उसे एक अनजान लड़की ने दिया था, पर इसके पहले 2 अलग अलग जासूसों ने इंस्पेक्टर को अभिनव के बारे में कुछ बताया था। उसने पहले जासूस की बताई कहानी याद करने की कोशिश की। अभिनव, मेरी बात तो सुनो। देखो, इस रेस्टोरेंट में ना बहुत अमीर लोग आते, और एक बार मेरे कपड़े तो देखो। वैभवी, देखो, यहाँ बहुत अमीर लोग आते और उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। वैभवी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसके लिए सेविंग्स कर रखी है ना। आज तुम्हारा बर्थडे है वैभवी। वही तो, तुमने दिन रात ऑर्डर डिलीवर करके पैसे जमा किए। मैं तुम्हें एक दिन में सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। वो सब तुम छोड़ दो, तुम बस चलो मेरे साथ। अभी रुको, मैं टेबल के लिए देखता हूँ। वैभवी अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। Are you blind? I'm so sorry sir। मैनेजर, तो अंदर किसने आने दिया? I'm so sorry sir। इस सूट की कीमत पता है? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस। I'm so sorry sir। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? 20 लाख का सूट है, 20 लाख दो और यहाँ से चली जाओ, वरना क्या? ये चल क्या रहा है मैनेजर यहाँ पे? इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड ही नहीं रहा कुछ। अभी इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। एक्सक्यूज मी, मैं इससे माफी मांगू? तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? वैभवी उस अमीर आदमी और अभिनव के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। उसे अचानक याद आया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सिंघानिया का इकलौता बेटा है, जिसे उसने 2 हफ्ते पहले देखा था। अभिनव, हम इस आदमी से माफी मांग के यहाँ से चलते। ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। रिलैक्स, अभी इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए जिंदगी भर पछताओगे तुम। शायद तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला। इस शहर का सबसे बड़े हीरे का व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री शंत्री मेरी जेब में रहते हैं।
एक चुटकी बजाऊंगा ना, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। और अगर मैंने एक चुटकी बजा दी ना तो तुम्हारे बिजनेस का नामो निशान मिट जाएगा। आगे लगे। जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया। स्टे। हाँ पापा। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी का शेयर गिर गए और हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एक सेकंड पापा, ये सब कैसे हो सकता है? और हमें कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांगो। आखिर कौन है अभिनव और क्या है उसकी असलियत? आखिर कैसे ने उस अमीर आदमी का करोड़ों का एम्पायर मिनटों में गिरा दिया? इन सब सवालों का किसी को पता चलता उससे पहले ही अभी वहां से जा चुका था। और ये तो अभी से जुड़ा एक किस्सा था जो पुलिस इंस्पेक्टर को एक जासूस ने बताया था। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा था क्योंकि एक दिन पहले दूसरे जासूस ने भी अभी उर्फ अभिनव के बारे में जो बताया था वो कुछ अलग ही कहानी थी। और उस कहानी में वैभवी गरीब नहीं अमीर लड़की थी जो हमेशा अभी को जलील करती रहती थी। इस कबाड़ी को तो मेरा न डाले और मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। सुना कि नहीं तूने? निकल पतली गली से। वैभवी ने तुझे लात मारकर भगाया है और आज के बाद दोबारा इसके आसपास भटकने की सोचना ही मत। वैभवी मेरी बात सुनो। देखो हम साथ घर लेने वाले थे ना। झोपड़ी को घर नहीं बोलते अभिनव, निकल जाए यहाँ से। अभिनव की आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी किसी और की हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसों के लिए वैभवी उसे इस कदर धोखा देगी। उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था। अभिनव पूरी रात सड़क पर शराब पीता रहा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, वो जन्नत को इससे बेहतर तो उठा ही लेता। अभिनव नींद और नशे में बेसुध था। एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत सनी ने अभिनव को देखकर अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, अब आएगा मजा। इसे उठाकर ना गाड़ी की डिक्की में डालो। मगर बॉस, ये आदमी जितना कहा है उतना करो। क्या था सनी का प्लान? अगली सुबह जब अभिनव की आंख खुली तो वो एक खूबसूरत लड़की को अपने बगल में देखकर हैरान रह गया था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बंदूक ताने खड़े दो आदमियों को देखकर वो चौंक गया। कौन लोग हो तुम? और मैं यहाँ कैसे? सनी की बहन अनन्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने किसी और के साथ रात गुजारी है। अनन्या, ये शराबी है। कौन है तुम्हारी पसंद? दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मैं इसे जानती तक नहीं, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आ गया। अनन्या, तुम इस घर के नियम तो बखूबी जानती हो ना। आज से ये लड़का हमारा दामाद हुआ। दादाजी, बस अंकल, अगर तुमने कोई नियम तोड़ा, तुम्हारे नाम होने वाली कंपनी सनी के नाम हो जाएगी। बस इन्हें कोर्ट लाने की तैयारी करो। हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करवा शादी करवा दी गई। शादी होते ही दादाजी ने अभिनव को अकरम की पार्टी में भेजा, जहां न चाहते हुए भी अभिनव का सामना उसके एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी से हुआ। अरे तुम यो बुके डिलीवर करने आए होंगे ना? तुम्हें इस लेविश पार्टी में देखकर ना मुझे उल्टी सी आ रही है। वैभवी अपने मुंह से कुछ और आग उगलती उससे पहले अभिनव के पीछे से उसकी बीवी अनन्या की आवाज आई। बेबी,
अनन्या ने जैसे ही अभिनव को प्यार से बेबी कहा, मानो अभिनव के दिल के तार फिर से बजने लगे। कहाँ रह गए थे? दादाजी बुला रहे थे। चल। वो अनन्या की ओर आकर्षित होने लगा था। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इन्वेस्टर्स इस पार्टी में है और उन्हें पता है कि हमारी शादी हो गई है। सो ये मेरे हस्बैंड अभिनव। हाय। अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उस इन्वेस्टर की नजर अभिनव की उंगली में पहनी एक रिंग पर गई जिसमें टी लिखा हुआ था। उस इन्वेस्टर के पसीने छूट गए और वो बोला, ये नहीं हो सकता। It's impossible. अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारे 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर। थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? शाम को लगातार बजती घंटी की आवाज ने अभिनव को जगा दिया। दरवाजे पे उसकी बीवी अनन्या थी। उसने अभिनव के बिखरे हुए बाल और सिलवटों वाले कपड़े देखकर तुरंत ही उससे पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? नहीं, मैं तो दोपहर को आ गया था। वैसे तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आया है क्या आज? नहीं तो वो मुझे कॉल क्यों करेगा? लगता है सनी सिंह अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। अरे नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछा। अपने भाई का नाम सुनकर अचानक से अनन्या को याद आया कि उसके भाई ने वीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेशन का सारा मैटर चिराग के हाथ में दे दिया है। यही सोचकर अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। फिर अचानक अनन्या को याद आया कि कल की रात अभिनव घर नहीं लौटा था। उसे अभिनव पर शक हुआ और उसने पूछा, कल रात तुम कहाँ थे? वो मैं कल अपने पुराने दोस्त के घर पे गया था। बात करते करते लेट हो गया तो वहीं सो गया था। पुराना दोस्त मिस्टर अकरम? होटल से फायर किया हो ना? अनन्या अभिनव को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फटीचर पति की दोस्ती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम से भी है। हाँ, तुमने सही पहचाना। हालांकि मैं ये नहीं जानती कि तुम मिस्टर अकरम को कैसे जानते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बता रहे हो कि पूरी रात तुम मिस्टर अकरम से बातें कर रहे थे, तो मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बोलने के बाद अनन्या ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करते हुए बोली, वैसे मिस्टर अकरम किस टाइप के इंसान है? मतलब? क्या उनके पास इतना टाइम है कि पूरी रात तुम्हारे साथ बातें करें? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? एनीवे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बना। अभिनव अनन्या के लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और हरदेव सिंह भी घर लौट आए। अभिनव को देखकर हरदेव सिंह ने हमेशा की तरह अजीब सा रिएक्शन दिया और सीधा अनन्या के सामने चिंतित होकर बैठ गए। दादाजी क्या हुआ? आपका मूड किसने ऑफ कर दिया? ये और कौन हो सकता है बेटा? वो एक ही तो है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है सिवाय बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने के। दादाजी आखिर बात क्या है? आप मुझे बताओ, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। खटिया खड़ी करने जैसी कोई बात नहीं। मैं तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूं। तुम दोनों का IVF प्रोसेस कई बार फेल हो चुका है। मुझे तो लगता है अभिनव में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक तो अनाथ है, परिवार का आता पता नहीं। जरूर इसके जीन्स में कोई फॉल्ट होगा। ये बोलते हुए हरदेव का ध्यान किचन की तरफ गया और फिर वो अभिनव को सुनाई दे ऐसी आवाज में बोले, अरे मैं तो चाहता हूं अभिनव एक बार अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करवा ले। अरे मैं तो तुम दोनों का भला ही चाहता हूं, और क्या।
दादाजी, आप इतनी स्वीट हो, पर क्या हम इस मैटर को थोड़ा साइड में रख सकते हैं अभी के लिए? वैसे ही मेरे सर पे काम का इतना लोड है अभी अभी मेरी कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकली है। मुझे अभी कंपनी पे ध्यान देना है, ना कि बच्चे पे। बेटा तुम चाहती हो कि मैं इस बात को साइड में रख दूं? अरे 2 साल से ज्यादा हो गया तुम्हारी शादी को, कई बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल हो चुका है, उसके बाद भी तुम जल्दी में नहीं हो। अरे लोगों को जवाब मुझे देना पड़ता है, ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। अरे ऐसा है ना, आगे से लोगों को जवाब खुद ही दे दिया करना। दादाजी प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे अभी बात नहीं करनी। अनन्या, अपनी पसंदीदा पास्ता देखकर अनन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। पहली बार अभिनव की तरफ से अनन्या को केयर फील हुई। हालांकि अभिनव तो ऐसा 2 साल से कर रहा था, पर अनन्या ने अभिनव को ध्यान से देखा ही कहा था। आज देखा तो पास्ता जैसी छोटी चीज भी उसे भा गई। अभिनव और अनन्या की आंखें टकराई और अनन्या ने धीरे से थैंक यू कहा। अभिनव को भी एहसास हो गया था कि अनन्या के दिल में घर बनाने के सफर में वो एक कदम आगे बढ़ गया है। अनन्या इस पल में इतना खो गई थी कि उसने अपने दादाजी के डिससैटिस्फाइड लुक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अभी के लिए तुम्हें फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में कभी और सोचेंगे। मैं भी ठीक है, जैसे तुम बोलो। अभिनव अपनी खुशी पूरी तरह जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनन्या ने अभिनव के लिए अपने दादाजी के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। उसे मामला बनता दिख रहा था। ना चाहते हुए भी अनन्या अभिनव की ओर आकर्षित होने लगी थी। अनन्या, अगर कल तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आए, वो BR ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेशन की बात करे, तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। मतलब थोड़ा सा टाइम लेना, उससे भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। तुम पागल हो गए हो? सनी भैया ने सब कुछ चिराग को दे दिया। BR ग्रुप के साथ सारा कॉर्पोरेशन अब वही हैंडल करेंगे, उन्हें मेरी क्यों जरूरत पड़ेगी? और तुम ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, बस फालतू की बातें करते रहते हो। अनन्या, बस तुम याद रखना, अगर कॉल आए तो एकदम से हाँ मत कहना। गुड नाइट। सो जाओ। अपनी बात कहने के बाद अभिनव सो गया। जैसे तैसे अनन्या ने अपने आप को संभाला और लाइट बंद करने के बाद वो भी सो गई। अगले दिन जब अनन्या अपने काम से घर से निकल गई तो उसके पीछे पीछे अभिनव भी होटल सफायर की तरफ निकल पड़ा। अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखी थी। सिंह परिवार के लिए वो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और नाकारा घर जमाई था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंपनी द माफिया किंग का नया बॉस बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे टाइगर के नाम से जानते थे। संजय के हत्याकांड के बाद अकरम ने अभिनव को 18 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा। वहां उसकी हर दिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग की गई और उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। इस कंपनी की बुनियाद उसके पिता संजय ने रखी थी, लेकिन संजय के देहांत के बाद कंपनी की जिम्मेवारी उनके वफादार साथी अकरम के कंधों पर आ गई। जब अकरम को लगा कि अभिनव काबिल हो चुका है, तब उसने उसे माफिया किंग के गद्दी पर बैठाया, लेकिन अपनी असली पहचान सबसे छुपाने की एक शर्त भी रखी। अगर ये शर्त टूटी तो अभिनव को इस गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। वैसे ऑफिस का आरामदायक माहौल, खासकर जॉब, आपके अंडर एक एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको और मजा आने लगता है। अभी अभिनव ये सोच ही रहा था कि तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई।
आज वो और अच्छी लग रही थी। लेकिन इस बार नंदिता ने अभिनव को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, टाइगर, सिंह फैमिली ने बीआर ग्रुप पार्टनरशिप की बात करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम चिराग है। उसको जाने के लिए कह दो। ओके? ये सनी अपने आप को समझता क्या है? जब मैंने बोल दिया कोलैबोरेशन सिर्फ अनन्या हैंडल करेगी, तो ये नए नए लोगों को क्यों भेज रहा है? शायद इसे मेरे तरीके से समझाना पड़ेगा। चिराग भी बीआर ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया तो ये चिराग के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब चिराग लौटा और जो भी हुआ उसे जब सनी के सामने बयां किया तो उसका चेहरा गुस्से से झन्ना उठा। सनी पूरी तरह से हेल्पलेस था और अब उसके पास अनन्या को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरी ओर अनन्या अपने दादाजी के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने देखा कि सनी की तरफ से कॉल आ रहा था। अनन्या ने कॉल उठाते ही लाउड स्पीकर पर लगाया। हाँ जी भैया। अनन्या, तुम्हारे भाई को तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। क्या तुम हेल्प करोगी? हेल्प? भैया मैं कुछ समझी नहीं। वो बात ऐसी है कि हमारे और बीआर ग्रुप के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ था, उसको लेकर मैंने तय किया है कि आज के बाद हमारी सारी डील्स तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल ही बीआर ग्रुप के ऑफिस जाना होगा और वहाँ बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी न्यू आर्टिस्ट के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। ये सुनकर कल रात को जो कुछ भी अभिनव ने कहा वो अचानक से अनन्या के दिमाग में फ्लैश होने लगा। तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। सॉरी भैया, आपने ये मैटर चिराग को संभालने के लिए दिया था ना, तो मुझे लगता है कि हाफ वे डन ही हो गया है, तो उसे ही संभाल दीजिए। वो क्या है ना, अगर 4 लोग एक खीर बनाए तो खिचड़ी बन जाती है। चलिए भैया, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें पता भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हरदेव के हिसाब से अनन्या ने हाथ आई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी थी। सनी ने तो सामने से ही कॉल किया था और रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अनन्या ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। अनन्या डिजाइनर बुटीक से बाहर आकर एक बेंच पर बैठ गई और उसने तुरंत अभिनव को एक मैसेज किया। दूसरी तरफ अभिनव फोन पर अकरम से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही अभिनव ने फोन रखा वैसे ही उसने देखा कि अनन्या ने उसे मैसेज किया है। अभी थोड़ी देर पहले भैया का कॉल आया था। वो मुझे कह रहे थे कि बीआर ग्रुप के साथ अब मुझे ही कॉर्पोरेशन करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जब अभिनव ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका दिल खुशी के मारे गार्डन हो गया था। अभिनव को अच्छा लगा कि उसकी बीवी ने उसकी बातें सुनना और मनाना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और परेशान मत हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे भैया तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुमसे तुम्हारे फायदे की बात ना करें। उनकी कंडीशंस तभी माननी है जब वो तुम्हें कुछ दे। आज बहुत दिनों बाद अभिनव की मुलाकात अकरम से हो रही थी। एक अकरम ही तो था जिसने अभिनव को उसकी असली पहचान से रूबरू करवाया था, टाइगर नाम से रूबरू। टाइगर, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ, इधर बैठो। अकरम ने अभिनव को सम्मान देते हुए मेन चेयर पर बैठाया और कहने लगा कि उसने उसे एक खास मकसद के लिए बुलाया है। उसके बाद अकरम ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। अकरम ने उस आदमी के हाथ से उस बॉक्स को लिया और अभिनव को देखने लगा। इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। पिछले 18 सालों से ये अमानत मेरे साथ थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसके हाथों में जाए जिसकी अमानत है। अकरम अंकल, मैं ये अमानत नहीं ले सकता। स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढा है और वक्त आने पर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे ही अकरम के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही उसका फोन बजने लगा।
हेलो। फोन उठाने के बाद अकरम के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। ठीक है, देखता हूं मैं। टाइगर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें लंच अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करने जाना है। लेकिन तुम मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। हाँ, इसे तुम मेरी तरफ से अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। मैं समझ गया, आप जाइए अपना काम कीजिए और इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू इन एडवांस। ठीक है टाइगर, हम जल्दी साथ में लंच करेंगे, ओके? यही बोलते हुए अकरम उस कमरे से निकल गया। अभिनव की नजर उस छोटे से बॉक्स पर अटकी हुई थी। हल्की मुस्कान के साथ उसने उस बॉक्स को उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। लंच में हर वैरायटी का खाना था, लेकिन अकरम का ऐसे जल्दबाजी में वहां से चले जाना अभिनव के लिए चिंता का विषय बन गया था। पता नहीं अकरम अंकल को अचानक से क्या काम आ गया। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैटर हो और आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। अपना लंच खत्म करने के बाद अभिनव अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर अभिनव का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स में एक कैप्सूल थी। उसे देखकर अभिनव के मन में कई तरह के सवाल नाचने लगे थे। क्या है ये? क्या ये सच में कोई दवाई है? क्या सच में इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये कोई जड़ी बूटी वाली पिल की तरह लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ बना दिया हो? अभिनव ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। उसने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा, उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैप्सूल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। वो एकाएक चौंक गया। हालांकि अकरम उसे किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी अभिनव को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। बिना सोचे समझे उसने ये पिल तो ले ली थी, लेकिन कहीं अब अभिनव मर तो नहीं जाएगा कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते अभिनव बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो लगभग रात हो गई थी। अभिनव ने आंख खोली थी कि तभी अचानक से उसे तेज बदबू आने लगी। इस समय उसके कपड़े पूरी तरह गीले हो गए थे और उनमें से भी बदबू आ रही थी। वो काफी डिस्गस्टिंग लग रहा था। अभिनव के पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। अपने शरीर को अच्छे से साफ करने में उसे करीब 1 घंटा लगा। नए कपड़े पहनकर वो बाथरूम से बाहर आए। बेहोश होने के बाद जिस जगह पर वो गिरा, उस जगह पर येलोइश कलर का लिक्विड जम गया था। वहां से और भी ज्यादा बदबू आ रही थी और उसे साफ करने में अभिनव को और आधा घंटा लगा। अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफी बनाया है। ताकत वाकत तो छोड़ो, दर्द अलग दे दिया है, ऊपर से ये बदबू। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इस दवाई के और कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे ही कमरे की सफाई हुई, वैसे ही अनन्या और हरदेव घर आ गए। अच्छी शॉपिंग होगी ना आज, है ना? और टाइम पर भी हो गए, एकदम टाइम पर। तुमने खाना बना दिया? दरअसल मुझे काम था तो मैं खाना नहीं बना पाया। मैं सोचता था क्यों नहीं आज हम बाहर खाना खाने चल रहे। अच्छा, आज से पहले तो ऐसे बहाने सुनने को मिले नहीं थे। वे सारा दिन घर पर रहते हो, काम धाम करने का कुछ है नहीं। लगता नहीं आजकल साहबजादे कुछ ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। अनन्या को भी अभिनव की बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिनों से अभिनव का बदला रूप देखकर अनन्या अभिनव से चिढ़ नहीं सकती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, एक्चुअली दादाजी, मैं भी सोच रही थी कुछ दिनों से क्यों ना हम खाना खाने बाहर चले। अनन्या की इस हरकत से अभिनव को समझ आ गया कि वो उसकी मदद कर रही है। अभिनव का दिल गार्डन हो गया। अभिनव, ये सब क्या चल रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है। तुम हमेशा से खाना बनाते हो, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? और ये एक्सक्यूजेस देना बंद करो। ठीक है। परसों सनी भैया का बर्थडे है,
2 दिन के अंदर उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट लाना है, सस्ता सामान नहीं, और 1000 बार सोच लेना खरीदने से पहले, नहीं तो हमेशा की तरह मुझे एम्बैरेस होना पड़ेगा। रंगरेज रेस्टोरेंट, सनी सिंह के जन्मदिन वाला दिन। अभिनव, अनन्या, हरदेव सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे क्योंकि सभी को सनी के लिए तोहफे लेने थे। समय देख रही हो? अभिनव अभी तक नहीं आया था और अनन्या उसी का इंतजार कर रही थी। अभिनव ने अनन्या से प्रॉमिस किया था कि इस बार वो भी गिफ्ट देगा, वो सबसे हटके होगा, लेकिन उसके बाद भी अनन्या के दिल में एक खलबली मची हुई थी। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव अपने हाथ में ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है तो उसके चेहरे पर 12 बज गए। क्या यार अभिनव, कम से कम बॉक्स तो गिफ्ट रैप करवाती। अरे मुझे वैसे भी रैप नहीं कराना था और मेरे पास टाइम भी नहीं था ये रैप कराने का। खैर छोड़िए ना, क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बॉक्स कैसा है, बॉक्स के अंदर सामान क्या है वो मैटर करता है ना। अब जब सभी लोग भैया को गिफ्ट देने लगे तब इस बॉक्स को उन गिफ्ट्स के साथ रख देना। इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम बोलो। सनी सिंह का वफादार दोस्त चिराग ये सब देख रहा था और अभिनव को जलील करने का ये सुनहरा मौका वो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अब ये फटीचर भी पार्टीज में आएंगे। चिराग, अभिनव मेरा पति है, खबरदार अगर उसे नीचा दिखाया तो। लोग अनन्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर इस फटीचर को पता भी तो होना चाहिए कि इसकी शादी एक करोड़पति लड़की से हुई है। कब तक ऐसे भिखारियों की तरह घूमता रहेगा? अपने काम से काम रखो, मुझे यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। बकवास बंद कर और अपनी औकात में रह, समझा? और भूल मत, तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था। अनन्या से शादी की होगी, ज्यादा हवा में उड़ रहा है क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जितना मर्जी यूजलेस हूँ, लेकिन तुझसे काफी बेटर हूँ, जिससे बीआर कंपनी ने एक कचड़े की तरह अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। मामला कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था। चिराग शहर के बड़े बड़े गुंडों के साथ में भी उसका अच्छा खासा उठना बैठना था, लेकिन उसके बाद भी उसने चिराग से पंगा ले लिया। हो गया कल जा, आज की रात अभिनव के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ। सिंह खानदान के लोग अभिनव को मार खाता हुआ देखना चाहते थे। जैसे ही चिराग ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ अभिनव की ओर बढ़ाया, वैसे ही अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और कड़क अंदाज में बोला, क्या तू अभी भी मुझे मारना चाहता है? कुत्ते कमीना, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। जैसे ही चिराग के मुंह से शोले फिल्म का ये पुराना डायलॉग आया, अभिनव ने उसका हाथ इतनी जोर से ट्विस्ट किया कि चिराग की हालत खराब हो गई और वो चीखने लगा। मुझसे बहुत नफरत है ना, घिन आती है मुझसे। तो मेरा हाथ तुझे लगेगा तो खुद से भी घिन आएगी। अपनी ताकत का ऐसा अंजाम देखकर अभिनव खुद चौंक गया था। इतनी ताकत अचानक उसमें कैसे आई? कहीं ये अकरम से मिली कैप्सूल का कमाल था? दूसरी तरफ चिराग दर्द से छटपटाते हुए जमीन पर पड़ा था। ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज सनी का जन्मदिन है, खुशियां मनाने का दिन। अभिनव भी हरदेव को गुस्से से घूरे जा रहा था। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा नाम चिराग ओबरॉय नहीं। ये बोलते हुए चिराग ने अपना फोन बाहर निकाला था और एक नंबर डायल किया। अभिनव ने हरदेव की हर बदतमीजी सही थी, लेकिन आज पानी सर के ऊपर आ चुका था। 2 साल हो गए हैं मेरी और अनन्या की शादी को। आपको मेरा कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दिया। हमेशा से आपने मेरी बेइज्जती की है, नीचा दिखाया है, और इस थप्पड़ को तो मैं हमेशा याद रखूंगा। और जिस कुत्ते को आपने 2 साल पाला, वही कुत्ता अब जा रहा है वापस। और हाँ, भौंक कर नहीं जा रहा, काट कर जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में वापस आऊं, उस सनी को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पाँव में गिरना होगा, नाक रगड़नी होगी। Just shut up! अनन्या की नजरें अभिनव पर ही टिकी हुई थी। अभिनव के ऐसे बर्ताव को देखकर उसने महसूस किया कि वो पूरा बदल गया है, बिल्कुल एक अजनबी की तरह। दूसरी तरफ अभिनव की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एकदम शॉक्ड रह गए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसा कचरा अपने मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। कहां जा रहे हो? रोको इसे। तुझे यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? तू यहीं रुक और अब देख तेरे साथ क्या होता है। जैसे ही चिराग ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के बाहर कुछ कार्स तेजी से आकर रुकी।
चिराग ने अभिनव की जान की सुपारी शहर के सबसे खतरनाक गुंडे इरफान को दे दी थी। अपने आदमियों के साथ इरफान गुस्से से जैसे ही अंदर आया, चिराग ने उससे कहा, इरफान भाई फाइनली आप आ गए। बोल चिराग, क्या मसला है? कौन सी गंदगी को साफ करना है? वो कचरा इरफान भाई। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा है। जिस कुत्ते को भौंकने की आदत हो उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए क्या? बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है, समझ सकता हूं, पर क्या तुम्हें यह बात पता है कि मुझसे आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं की? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपसे किस तरह बात करते हैं। अगर आपने मुझसे इस तरह से बात करी तो बहुत रिग्रेट होगा आपको। लड़के, कसम से तेरे में बहुत एरोगेंस है। अब तेरे जैसे छोटे इंसान के सामने मैं एरोगेंट भी नहीं हो सकता क्या? अभिनव के चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई शिकन। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई भूत आ गया था। तूने अब भी मुझे नहीं बचाना इरफान, याद कर। इरफान भाई अभिनव को घूरने लगे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन इरफान भाई को अभिनव को जाना पहचाना सा लग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं देखता हूँ इसे। इरफान भाई की बेइज्जती होते देख उनके शागिर्द भी अभिनव पर एक साथ टूट पड़े। इस हाथापाई में अभिनव की उंगली से एक रिंग नीचे गिर गई और लुढ़क कर इरफान भाई के कदमों में आकर रुकी। उस रिंग को जब इरफान भाई ने उठाया तब उन्हें लगा जैसे उन्होंने अंगारों पर पांव रख दिया। वो तुरंत अभिनव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, टाइगर, मुझे माफ कर दो टाइगर, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या अब अभिनव का राज सबके सामने आने वाला है? क्या अब उसे अपनी असली पहचान सबको बतानी पड़ेगी? क्या अभिनव इरफान को माफ कर देगा? क्या होगा जब चिराग को अभिनव की असलियत पता चलेगी? आखिर बीआर ग्रुप से अभिनव का क्या ताल्लुक है? क्या अकरम ने दी हुई पिल का कोई साइड इफेक्ट होगा? अनन्या द्वारा किए गए सवाल का जवाब अभिनव देता। उससे पहले ही उसकी आंख खुली और उसने खुद को अपने घर में पाया। ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन अभिनव को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। अभिनव अपने घर पर इसलिए सो रहा था क्योंकि अनन्या को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह सुबह उठकर अभिनव का चेहरा देखे। अभिनव के पापा संजय की मौत जो एक साजिश थी, उसके बाद से वह काफी अकेला हो गया था। अपने पापा की मौत के पीछे जो आदमी था उसका चेहरा उसे अच्छी तरह याद था। आज उठकर अभिनव को अकरम से मिलने जाना था। अभिनव जल्दी से तैयार होकर जब अकरम के पास पहुंचा तो अकरम उसे देखकर काफी खुश हो गया और कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो दिन फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए। उनमें से एक दुश्मन है दिग्पाल छिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी के कुछ फैसले तुम्हारे हाथों में होंगे। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। ये सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे और आज अचानक
वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। इसके बाद अभिनव अपनी नौकरी पर गया और वहां उसके बॉस ने उसे खूब सुनाया, क्योंकि कल अभिनव काम पर नहीं आ पाया था, जिसके कारण उसके बॉस को बहुत नुकसान हुआ। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अभिनव ने अपने बॉस से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, इस महीने जो मैंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी नहीं होगी। शुक्रमना मैं वो नहीं मांग रहा हूं, अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने पूरे महीने काम किया है, एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। हाँ, अच्छा रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटक आओ, बाहर इसको। बॉस के मुंह से यह सुनते ही वो चारों ने अभिनव पर धावा बोल दिया, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस यह देख हैरान रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और बोला, चुपचाप मेरी सैलरी दे दो। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर अभिनव जब ऑफिस से बाहर पहुंचा तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अभिनव ने कॉल उठाया और बोला, हेलो हेलो टाइगर, अकरम बोल रहा हूं। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूं बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूं। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही हैरान हो गया। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर आदमी उसके नाम से कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार, और जंगल के सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो मिलते हैं शाम को। इतना कहकर अकरम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। शाम को अभिनव होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। उसने अपने घर से एक कैब ली और सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, वेलकम बॉस, कैन आई गेट यू समथिंग? हाँ, हमारे पास कौन कौन सी लिकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट जरा भिजवा दो। सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे सारी अवेलेबल लिकर्स के नाम याद है। हमारे पास टकीला है जो 5 लाख की है, वोडका 8 लाख, विस्की 10 लाख और जिन 11 लाख। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी लिकर्स की कीमतें सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। इतने में अकरम ने कहा, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ और साथ में बाकी चीजें भी लेते आना। अंडरस्टूड सर, उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में अकरम ने बलराज से कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन वो अभी अंडरकवर है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं मिलवा सकता था। अकरम के इतना कहते ही 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने वाइन और बाकी चीजें टेबल पर रख दी। एनीथिंग एल्स सर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। अकरम ने ना में सिर हिलाया और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया।
दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से निकल चुके थे। इधर बलराज ने बॉटल उठाई और अपना ग्लास भरना शुरू कर दिया। बलराज ने बॉटल वापस रखी, एक नजर अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है। बलराज ने कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। वो ग्लास में से पैनी नजरों से अभिनव का चेहरा देख रहा था। हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए एक पल के लिए बलराज को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस अच्छी लगी। तुम बॉस हो गए, लेकिन भूलो मत कि तुम किसके सामने बैठे हो। मैं टाइगर हूं और मैं गूंगा नहीं हूं। मैं यहां अपनी गद्दी लेने आया हूं। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने यह एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। यह सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था। अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। क्या? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अकरम ने अभिनव से कहा। वो अभिनव को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अकरम, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बलराज जो आज मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी एरा गेरा मेरे पीठ पीछे बोले, अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। यह वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। बुरी तरह पछताओगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, बलराज ने हंसते हुए कहा और रिंग में दाखिल हो गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी। बलराज फिर से भागते हुए अभिनव की तरफ आया। उसने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सिर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज धक्का खाकर रिंग पर गिर गया। इधर अभिनव दूसरे कोने में खड़ा हो गया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये देख अकरम को मजा आ गया। उसने बलराज से कहा, सरेंडर कर दो बलराज, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हारे थे। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा और झटके से खड़ा हो गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया
और आखिर में जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। बलराज दर्द के मारी नीचे झुका। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। ये देख अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। बलराज के मुंह से चीख निकल गई। ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। बलराज की कमर में मोच आई थी, पर उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, चलो शराब पीते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस बात पर अकरम ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछो कि टाइगर, क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे मेरे टाइगर? बलराज ने कहा और अभिनव के सामने नीचे झुक गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल? तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं, जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था कि इतने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी, अपने सास ससुर को पिलाना। उनकी पूछतों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। अकरम ने कहा और इस बात पर दोनों हंस पड़े। आखिर में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच। और तुम्हें भी वापिस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए, अकरम ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी, ये मैं आपके लिए लाया था, अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत अभिनव के हाथ से बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो, राजीव ने कहा और बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने उसे झटके से दूर किया और बोली, क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पर जो भी हो, अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया।
वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है, अभिनव ने कहा। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी। अब तुम जा सकते हो, राजीव ने शांति से कहा। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपया नहीं है पर चल ऐसे रहा है जैसी किसी जंगल का टाइगर हो। भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। क्या है, रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे यहां मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? तो और मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और AK प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जैसे ही वो कैब से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आहा, देखो जरा कौन आया है, सिक्योरिटी। वो अभिनव को अंदर नहीं आने देना चाहता था। सनी की एक आवाज पर सिक्योरिटी वाले वहां आकर खड़े हो गए। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। इतना कहकर उसने अभिनव की तरफ देखा। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और अब यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अकरम की सेक्रेटरी जेनी ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और जेनी के साथ निकल गया। आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभिनव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बोला, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, जेनी ने कहा। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया और अभिनव की तरफ बढ़ा दिया। अभिनव ने पेपर लिया और उससे पढ़ने लगा। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। उसने लिस्ट पर अपना ध्यान लगाया और देखा कि उसमें कुछ नौकरियों के ऊपर स्टार बना हुआ था। उसने जेनी को देखा और बोला, ये यहाँ स्टार क्यों बना? ये स्टार इसलिए बना है क्योंकि इन पोजीशंस पर हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहा है और हम इन पर नई भर्ती नहीं ले रहे हैं। तुम चाय लेना पसंद करोगे या कॉफी? मैं मैनेजर बनना पसंद करूंगा। अभिनव ने भी उसके सवाल का जवाब ना देते हुए कहा। ऐसे में जेनी बोली, लेकिन मैनेजर की पोजीशन पर पहले से स्टार बना हुआ है,
आप पता है मुझे, तो जिस पोजीशन पर पहले से कोई बैठा हुआ है उस पर तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या उस एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर करवाना चाहते हो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि लिस्ट मुझे तुम्हें नहीं दी थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा नाम जेनी। जेनी ने गुस्से में कहा। अभिनव के सवालों से उसे चिढ़ हो रही थी। अभिनव को उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। उसने आखिर में कहा, देखो जेनी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने मुझे लिस्ट लाकर दी, मैंने उसमें से अपनी पसंद की पोस्ट चुन ली। अब आगे क्या करना है वो तुम देखो। ठीक है मिस्टर अभिनव, तो अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है और तुम्हारा ऑफिस कल से शुरू हो जाएगा, जेनी ने कहा। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अभिनव अपने चेक से पैसे निकालने के लिए बैंक चला आया। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। जैसे उसने अभिनव को बैंक के अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे वाह, देखो तो कौन आया है। प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी। वो दिखने में भी स्मार्ट था। वो अभिनव को इसलिए जानता था क्योंकि अभिनव अक्सर इस बैंक में डिलीवरी के काम से आया करता था। हालांकि वो दिखने में अभिनव के आगे कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसमें और अभिनव में एक ही फर्क था, गरीबी का। हेलो, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं, अभिनव ने कहा और प्रणव को चेक दिखाने लगा। प्रणव ने बिना चेक देखे कहा, चेक से? तुम्हें पता है ना, चेक से सिर्फ बड़ी रकम ही निकाली जा सकती है। मेरा अमाउंट बड़ा है, यहाँ काउंटर पर नहीं निकल पाएगा, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रणव जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपना चेक दिखाओ। अभिनव ने गुस्से में प्रणव को अपना चेक दिखा दिया। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अभिनव प्रणव पर चिल्ला उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सिक्योरिटी को बुलाओ और इस आदमी को अभी के अभी बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लाकर बैंक वालों को बेवकूफ बनाता है। अभी पुलिस बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूँ। इधर अभिनव ने अपने फाड़े गए चेक के टुकड़ों को मुट्ठी में भरा और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। इतने में सिक्योरिटी वाले आए और उन्होंने अभिनव को चारों तरफ से घेर लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अभिनव ने कहा और गार्ड्स के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लोग उसे छोड़ नहीं रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई थी। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। प्रणव ने बलराज की तरफ देखा और बोला, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह यहाँ आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फर्जीवाड़ा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। यह सुन बलराज ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, छोड़ दो उसे, बलराज ने कहा और मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। उसने पलटकर अभिनव को भी अपने साथ आने का इशारा किया। अगर इसने कुछ गलत किया है तो इस बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है कि मैनेजर बुरा मान जाए। जी सर, प्रणव ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के बड़े से कैबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है तो मैनेजर खुद अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता। बलराज ने उसे खींचते हुए देखा और बोला, वैसे तो मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन बाहर जो मैंने तमाशा देखा तो मुझे लगा कि पहले उसके बारे में तुमसे बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें पता है ये साहब कौन है? मैनेजर ने अभिनव की तरफ देखा। उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर चली गई। जैसे उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से निकला, बाप रे बाप,
ये टाइगर है? ये कौन है? अभिनव ने बलराज से पूछा। ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो टाइगर। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह पाता, मैनेजर उसके पैरों में आकर गिरा और बोला, टाइगर, आपको यहाँ कितनी देर हुई और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप मेरे पैरों में से उठ जाइए। आपको और इनको छोड़कर किसी को नहीं पता कि मैं टाइगर हूँ, अभिनव ने कहा। यह सुनते ही मैनेजर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप आ गए हैं तो हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकाल ही लेंगे। वो सब तो ये कर ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने नौकरों को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सबक सिखाने पर आ गया तो आपको पता ही है क्या होगा। बलराज ने कहा और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। यह सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। उधर जब अभिनव और बलराज मैनेजर के कैबिन में खड़े थे, तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी स्विमिंग पूल में काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चैन और बगल में विस्की का ग्लास था। वो आदमी लड़की के गालों को सहला रहा था। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा उसका सेक्रेटरी भागते हुए उसके पास आ रहा था। सेक्रेटरी उस आदमी के पास आया और बोला, सर, अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। यह सुनते उस आदमी का हाथ रुक गया। उसने लड़की के गाल पर से हाथ हटाया और हाँ में सिर हिलाते हुए सिगार पीने लगा। आप कहते हैं तो? सेक्रेटरी आगे कुछ कहता उससे पहले उस आदमी ने कहा, अभी नहीं, अभी तो आया है, थोड़ा उछल कूद करने दो, पर हाँ, इस बार उसे पिंजरे में डालने की गलती नहीं करनी है। सेक्रेटरी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकल गया। Who is टाइगर? बगल में खड़ी उस लड़की ने पूछा। तुमने इन साहब का चेक किससे पूछकर फाड़ा? अभिनव के लिए साहब शब्द प्रणव से सुना नहीं गया। उसने कहा, सर, ये डिलीवरी वाला है, फर्जी चेक लेकर बैंक में आया था। इसे क्या लगा यहाँ हम लॉटरी खोलने बैठे हैं? मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी, कोई रिलेवेंट डाटा था ही नहीं। सच बोल रहा है? मैनेजर ने पूछा। यह सुन प्रणव को धक्का लगा। अभिनव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। प्रणव ने हिचकिचाते हुए कहा, आपसे झूठ क्यों कहने लगा? तुझे पता है ये डिलीवरी बॉय किसका चेक लेकर आया है? अकरम सर का। क्या? हाँ, तूने इसके साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन अकरम सर को अगर पता चला कि तूने उनके चेक का ये हाल किया है तो वो तेरे साथ क्या करेंगे जानता है ना? मैनेजर ने कहा। अकरम का नाम सुनते ही प्रणव की हालत खराब हो गई थी। इतने में मैनेजर ने कहा, एक काम कर, वो रही टेप और ये रहा चेक, इसका एक एक टुकड़ा जोड़। क्या सर, तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं? नहीं सर, मैंने क्या किया? शाबाश, ये तुझे सुनाई दे गया, और इससे पहले जो कहा वो है? आखिरकार प्रणव ने चेक को बड़ी मेहनत से जोड़ा और मैनेजर को दे दिया। मैनेजर ने उसे देखा और प्रणव को बाहर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही प्रणव बाहर गया तो मैनेजर ने अंदर से कमरे का दरवाजा लॉक किया और अभिनव के पास आते हुए बोला, टाइगर, तुम इतने सालों से कहाँ थे? पहले ये बताओ कि तुम मेरे पापा से कैसे जुड़े हुए हो? मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं, मैनेजर ने जवाब दिया। इतने में बलराज ने कहा, टाइगर वापस तो आ गया है, लेकिन मोंटी के वापस आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। हाँ, बलराज सही कह रहा है टाइगर, हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुस आया है। वो तुम्हारी और हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है, इसलिए संभल कर रहना पड़ेगा टाइगर। भेड़िया? तुम्हारा मतलब जासूस? अभिनव ने पूछा। बलराज ने कहा, हाँ, इसके बारे में मोंटी तुम्हें डिटेल में बताएगा, और तब तक गुफा से बाहर आना नहीं, और आओ तो अंधेरे में। इस बीच हमें तुम्हारे पापा यानी हमारे संजय के कातिल का भी पता लगाना है, और साथ ही ये भेड़िया। इस ग्रुप में और कौन कौन है जिससे अभी मिलना बाकी है? मैनेजर ने कहा, इस ग्रुप में है मोंटी, अकरम, बलराज, मैं यानी डीके, इक्का, पार्कर और अलायना। क्या? अलायना? यानी हमारे ग्रुप में एक लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी।
1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर आई है। टाइगर, वो लड़की नहीं, आग है, आंधी है, चलता फिरता अंगारा है। मैं अपनी जिंदगी में अलायना जैसी किसी से नहीं मिला। शक्ल, अक्ल और तेवर उसके पास तीनों है। मैं समझा नहीं। अभिनव ने कहा। बलराज उसके पास आया और बोला, जिद्दी, उसके आगे मुझे अपनी जिद कुछ नहीं लगती। कहने को ग्रुप में वो बस एक लड़की है, लेकिन उससे पार पाना हम में से किसी भी मर्द के बस की बात नहीं है। यह सुनते ही अभिनव समझ गया था कि बलराज का इशारा किस तरफ है। अलायना को यह मनवाना कि वो टाइगर है अभिनव के लिए भारी होने वाला था। तुम जल्दी से उससे भी मिल लोगे, पर वो तुमसे मिलेगी या नहीं पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल होगा। मैंने जैसा सोचा था यह आदमी वैसा है नहीं। बलराज की यह बात सुन डीके के कान खड़े हो गए। उसने बलराज को देखा और बोला, टाइगर ने तुम्हें रिंग में पटका क्या? यह सुनते ही बलराज जोर से हंसा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसे देख डीके भी जोर जोर से हंसने लगा। आखिर में डीके ने कहा, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे देता हूं। चेक मैं अकरम के ऑफिस से री इशू करवा लूंगा। मुझे अभी 1 करोड़ रुपए चाहिए, बचे 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना, अभिनव ने कहा। और यह सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। उसके जाते ही अभिनव बलराज के पास आया और बोला, एक बात बताओ, ये अलायना के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? बलराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वैसे तो सब कुछ जानता हूं, और वैसे कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? बस उसे अपनी तरफ से चिढ़ने का या गुस्सा होने का मौका मत देना। वैसे अब तुम्हें गाड़ी की जरूरत है। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, यहां से सीधा ग्लोब मोटर्स जाओ। वहां तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभी पैसे मैं भर रहा हूं, बाद में जब तुम गद्दी संभालोगे तो मुझे डबल दे देना। यह सुनते ही अभिनव जोर जोर से हंसने लगा। उसने बैंक से पैसे लिए बाहर आया और एक टैक्सी बुक करके सीधा ग्लोब मोटर्स के लिए निकल पड़ा। जल्दबाजी में वो बलराज से यह पूछना ही भूल गया था कि बलराज ने उसके लिए कौन सी गाड़ी बुक की थी। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि शोरूम का मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। उसने अभिनव को देखते ही पूछा, अभिनव गढ़वाल? मैं ही हूं, अभिनव गढ़वाल। यह सुनते ही वहां रिसेप्शन पर खड़ी दोनों लड़कियों के होश उड़ गए, लेकिन मैनेजर को अभिनव को देख कोई झटका नहीं लगा। बलराज ने उसे पहले ही बता दिया था कि अभिनव दिखने में कैसा था। चलिए मेरे साथ, मैनेजर ने कहा और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद अभिनव एक गैरेज में आ गया था। बाहर ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी, लेकिन ऊपर से उसे देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो कबाड़ हो। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था ताकि कोई भी अभिनव पर उसकी गाड़ी की वजह से शक न करे। पर जब अभिनव ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैनेजर ने कहा, मैं गाड़ी के पेपर्स रेडी करवाता हूं, आप तब तक गाड़ी देख लीजिए। मैनेजर वहां से निकला और अभिनव ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए बढ़ने लगा, पर इससे पहले कि वो बैठ पाता उसे पीछे से एक आवाज आई, हेलो। यह आवाज एक लड़की की थी। अभिनव को लगा कि जरूर ये वही रिसेप्शन वाली लड़कियों में से कोई एक होगी, लेकिन जब वो पलटा तो हैरान हो गया। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। अभिनव ने चाहत को अनन्या के साथ अकरम की पार्टी में देखा था। चाहत और अनन्या दोस्त थी। ये सब क्या हो रहा है अभिनव? ये गाड़ी तुम खरीद रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? अभिनव ने तनी हुई आवाज में पूछा। चाहत को देख वो अपनी पहचान के लिए अलर्ट हो गया था। चाहत उसके सवाल पर मुस्कुराई और मीठी सी आवाज में बोली, मैं चाहत हूँ, तुम्हारी बीवी की दोस्त, और ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने तो मुझे बताया था कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ। ये गाड़ी तो मैं अपने बॉस के लिए लेने आया हूँ। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूं, मैं अनन्या को भी यहां बुला लेती हूं। दूसरे की सही,
पर जब वो तुम्हें गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं नहीं, उसे उसे बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों बेकार में उसे परेशान करती हो तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? यह सुनते ही चाहत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मुझे चाहिए ट्रीट। क्या तुम मुझे ट्रीट पर लेकर नहीं चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूं और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ठीक इसी वक्त मैनेजर डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और उसने डॉक्यूमेंट्स अभिनव को दे दिए। अभिनव भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। चाहत पूरे रास्ते रह रहकर अभिनव को देख रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे चाहती क्या है। जैसे ही अभिनव की गाड़ी अकरम के होटल के नीचे पार्क हुई तो अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अकरम का फोन था। हेलो, क्या हुआ टाइगर, सब ठीक? मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी मेरे ऑफिस के नीचे आई है। उधर से अकरम ने पूछा। हाँ, वो मैं होटल में किसी के साथ लंच के लिए आया था। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। जरा ऊपर आओ, मैं तुम्हें अपना वीआईपी कार्ड दे देता हूँ ताकि तुम दोनों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव ने फोन रखा और पलटा तो पाया कि चाहत उसके पीछे खड़ी थी। चले? हाँ, नहीं, तुम एक मिनट यही रुको, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूं। अभिनव ने कहा और इससे पहले कि चाहत कुछ कहती, अभिनव वहां से निकल गया। चाहत उसे जाते हुए देख रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि ये अकरम का ऑफिस है, लेकिन अभिनव वहां क्या करने जा रहा था और उसे किसने फोन कर ऊपर बुलाया था? चाहत को अभिनव पर शक हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? उधर जब चाहत को अभिनव के ऊपर शक हो रहा था, तब इधर अभिनव भी अकरम के कैबिन में पहुंच चुका था। जैसे ही अभिनव अंदर आया तो अकरम ने उसकी तरफ अपना कार्ड बढ़ाया और बोला, ये लो, मजे से लंच करना। थैंक यू, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अकरम के कैबिन से बाहर निकल गया। वो नीचे आया और उसकी आंखें चाहत को ढूंढने लगी। उसने देखा कि चाहत होटल के बाहर शेड में खड़ी थी। अभिनव उसके पास पहुंचा तो चाहत उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अभिनव ने उससे कहा, चले? दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था, वहीं चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? मुझे लगता है कि हमें कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अभिनव ने चाहत के सवाल को टालते हुए कहा। चाहत ने उसे देखा और एक पल के बाद बोली, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्या? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगा? चाहत इस बात का जवाब देने वाली थी। बात उसकी जुबान पर आ ही गई थी कि इतने में वेटर उन दोनों की बातों के बीच खलल डालने के लिए आ गया। अभिनव और चाहत ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेटर वहां से निकल गया, लेकिन चाहत अपना सवाल भूली नहीं थी। उसने बात को घुमाते हुए पूछा, तो तुम क्या करते हो? मैं AK प्राइवेट लिमिटेड में एक छोटी सी नौकरी करता हूं। अच्छा, ये तो अकरम जी की कंपनी है ना? अभिनव ने जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। इससे पहले कि चाहत आगे कोई सवाल करती, इतने में एक लड़का चाहत के बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, हेलो गॉर्जियस। चाहत ने पलटकर देखा तो पाया कि एक सुंदर सा लड़का फॉर्मल्स पहनकर उसके पास खड़ा था। जैसे उसकी नजर चाहत से मिली तो उसने कहा, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूँ? उस लड़के ने कहा। उसकी आंखों में एक शरारत भरी मुस्कान नजर आ रही थी। चाहत उसकी नीयत समझ चुकी थी और अभिनव को भी ये समझ आ गया था कि वो किस नीयत के साथ यहाँ खड़ा था। ऐसे में उसने भी लड़के को टालने के लिए गंभीरता से कहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो पहले ही मेरे साथ डेट पर है। उस आदमी ने अभिनव की तरफ देखा और बोला, ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो। पर चलो, अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से कह रहा हूं, निकल लो। यह सुनकर अभिनव को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें देखकर लगता है कि
तुम किसी वेल टू डू फैमिली से आती हो, डोंट माइंड, लेकिन तुम्हें इस तरह के लड़कों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इंपॉर्टेंट, राइट? तुझसे किसी ने कहा ज्ञान देने को? अभिनव ने बीच में आते हुए कहा। उस लड़के ने अभिनव को घूरते हुए देखा और फिर से चाहत की तरफ देखकर बोला, तुम प्लीज मेरे साथ आओ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो इतने में अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। हर कोई अभिनव की इस हरकत को देखकर हैरान हो गया। अभिनव को भी एहसास हुआ कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। ऐसे में उसने हाफते हुए उसे छोड़ दिया। वो लड़का खड़े रहने लायक भी नहीं बचा था। अभिनव को जब होश आया तो उसने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो वो लड़का चाहत को परेशान करता रहता। अभिनव पलटा और चाहत को देखने लगा। चाहत दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में अभिनव को एक तरह की शांति नजर आ रही थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था। तभी अभिनव के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया और उसने अभिनव के कंधे को कसकर पकड़ लिया। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वही लड़का उसे मारने के लिए खड़ा था, पर इससे पहले कि वो अभिनव पर हाथ उठाता, अभिनव ने उसे कोहनी से झटका दिया और वो नीचे गिर गया। हर कोई अभिनव के फोटो खींच रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे। अभिनव को ये देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सब अजीब लग रहा था। वो यहां से निकल जाना चाहता था, पर इससे पहले कि वो निकल पाता, इतने में पीछे से आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई मछली बाजार नहीं है, एक रेप्यूटेड होटल है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि होटल के मैनेजर की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर के ऊपर हाथ उठाने की? क्योंकि इस आदमी ने हम लोगों को परेशान किया। मैं इसे मुंह नहीं लगाना चाहता था, फिर भी ये मेरे बारे में भला बुरा कह रहा था और इसने मेरे पिता के बारे में भी उल्टा सीधा कहा था। बस इतनी सी बात पे तुमने इनके साथ इतना कुछ कर दिया। अभी के अभी माफी मांगो इनसे। मैं इससे माफी मांगू? इससे कहो कि ये मुझसे माफी मांगे। चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। बिना माफी मांगे मैं तुझे इस होटल से बाहर भी नहीं निकलने दूंगा, उस आदमी ने कहा जिसे अभिनव ने मारा था। मामला बिगड़ता जा रहा था। अब इससे पहले की बात आगे बढ़ती, चाहत बीच में आई और बोली, एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं है, इस आदमी की है। इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। यह मुझसे गलत तरीके से बात कर रहा था। मैं और अभिनव साथ में लंच पर आए थे, पर यह आदमी। चाहत ने सारी बात मैनेजर और आसपास खड़े लोगों को बता दी। मैनेजर ने पलटकर उस लड़के को देखा और बोला, क्या यह सही है? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में मैनेजर फिर से चाहत की तरफ पलटा और बोला, जो भी हो मैडम, पर इससे माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। अभिनव समझ गया था कि मैनेजर उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था। असल में वो अभिनव को उसके कपड़ों से जज कर रहा था। जब अभिनव को लगा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी जेब से अकरम का कार्ड निकाला और मैनेजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे ये कार्ड किसने दिया है? इस पर लिखा नाम पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि निष्पक्ष फैसला कैसे किया जाता है। हाँ, ये सही कह रहा है। भीड़ में से किसी ने अभिनव की बात का समर्थन करते हुए कहा। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब अभिनव ने देखा कि मैनेजर के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा है, तो उसने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, और तू लड़कियों से बात करने से पहले अपनी माँ के पास जा और उनसे सीख के लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है। इतना कहते ही अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए थे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। इधर चाहत भी बार बार उसे देख रही थी और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड और तुम्हारा लंच दोनों खराब कर दिए। तुम चाहो तो हम कहीं और चलकर खा सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरे दिन फ्री हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर के बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। चाहत नीचे उतरी और उस होटल की तरफ देखने लगी। अभिनव ने ऊपर लगा बोर्ड देखा और उसके बाद चाहत के साथ अंदर दाखिल हो गया। अभिनव जानता था कि यह होटल दिक्पाल का था। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाले?
अभिनव के मन में जब ये सारे ख्याल चल रहे थे तभी चाहत ने कहा। दोनों एक टेबल पर आकर बैठ चुके थे और वाइन पी रहे थे। अभिनव ने भोला बनते हुए पूछा, किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में यह शक की सुई क्यों घूम रही थी। उस दिन पार्टी में जब अकरम अभिनव को अलग से अपने साथ ले गया था तब बाकी लोगों ने तो ये मान लिया था कि वो उसके ड्राइवर का बेटा था, लेकिन ये बात चाहत के गले नहीं उतर रही थी। उसने कहा, कमाल है, तुमसे तो मैं तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। मेरे बारे में मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है, अभिनव ने कहा और चाहत से बचने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, इस टाइम दिक्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जैसे ही टाइगर गायब हुआ वैसे ही टाइगर का नाम भी गायब हो गया। यह सुनते ही अभिनव पलटकर उस आदमी को देखने लगा जो ये बात कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइगर के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे थे। बताओ ना अभिनव, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चाहत ने पूछा। तभी उन लोगों में से एक ने कहा, नहीं, टाइगर अभी गया नहीं, टाइगर जिंदा है और वो जल्द ही लौट कर आएगा। मैंने तुमसे कहा था ना जॉनी, इतनी मत पिया करो कि संभली ना जाए। कुछ भी बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं बकवास तो तुम कर रहे हो। टाइगर का कंपैरिजन दिक्पाल से, विस्की और देसी शराब का क्या मैच। मैं कह रहा हूं टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ये जानना चाहता था कि जॉनी मन से फेंक रहा था या उसके पास सच में कोई जानकारी थी। जब अभिनव उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था तब इधर चाहत भी उसे देख रही थी। चाहत भी अब अभिनव की तरह उन लोगों की बातें सुनने लगी थी। जब उसके कान में उनकी बातें पड़ी तो वो धीरे से हंसते हुए बोली, क्या डेयरिंग है यार इन लोगों की। दिक्पाल की होटल में बैठकर टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें शराब चढ़ गई है या फिर सच में इनमें बहुत हिम्मत है। इतना कहकर चाहत फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई थी, लेकिन अभिनव अभी भी उनकी बातें सुन रहा था। टाइगर सबसे बेस्ट है इंडिया में, तो क्या आउट ऑफ इंडिया भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दिक्पाल तो दूर दूर तक नहीं, जॉनी ने कहा। उसके मुंह से ये सुनते ही एक आदमी ने जॉनी के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारा टाइगर को लेकर जो ये प्यार है ना, ये तुम्हारी जान ले लेगा प्यारे। जैसे ही दूर बैठे अभिनव ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में तीसरे आदमी ने कहा, हाँ यार, ये जॉनी हमें मरवा देगा। मुझे लगता है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। तभी अभिनव की नजर एक काले सूट पहने आदमी पर पड़ी। उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और काफी देर से उन तीनों को देख रहा था। जैसे ही वो तीनों आदमी अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर निकले, वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो अभिनव के बगल से निकला तो अभिनव ने देखा कि उसके पास एक बंदूक थी। अभिनव को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वो दिक्पाल का आदमी था। अभिनव को यह भी समझ में आ गया था कि कुछ ही देर में उन तीनों लड़कों के साथ यह आदमी क्या करने वाला था। अभिनव! जब अभिनव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था तभी चाहत ने चिल्लाते हुए कहा और उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। अभिनव ने उसे देखा और बोला, क्या कह रही थी तुम मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या! चाहत ने जोर देते हुए कहा। अभिनव को एहसास हुआ कि उससे गड़बड़ हो गई थी। फिर भी उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों उससे झूठ बोलने लगा। और हाँ चाहत, मुझे अभी निकलना होगा, एक जरूरी मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है। और फिर तुम्हें तो पता ही है, मैं अनन्या का पति हूं। अगर घर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो वो मेरी जान ले लेगी। वैसे भी वो मेरे ऊपर बहुत शक करती है। शक तुम्हारे ऊपर? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती, उसके दिमाग में तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर शक क्यों करने लगी? हाँ जानता हूं, फिर भी अभी मुझे जाना होगा। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? चाहत ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, हम फिर कब मिलेंगे? जल्द ही। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया
और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि जॉनी और उसके साथी पीछे की तरफ भाग रहे थे। अभिनव को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाहत से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? अभिनव की आंखें आगे भी थी और पीछे भी। चाहत ने कहा, मुझे बस यही पास ही उतार दो, मुझे वहां एक छोटा सा काम है, मैं वहीं से निकल जाऊंगी। कुछ देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तब अभिनव की गाड़ी उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई थी जो एक आदमी को घेर कर खड़े थे। उन लोगों के पास पहुंचकर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। रुको! इतने में अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी रुक गए और पलटकर देखने लगे। अभिनव एक कदम उनके पास आया और बोला, क्यों उस बेचारे को मार रहे हो? तुझसे मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हूं। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा ही रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा। एक हट्टे कट्टे से आदमी ने अभिनव को घूरते हुए देखा और कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था, तूने मेरी लाइन छुड़ाई, अब तो तू और ज्यादा मार खाएगा। अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन लोगों का लीडर आगे आया और बोला, यारे हीरो बन रहा है क्या? है? जानता नहीं गुड़गांव में ये हीरोगिरी काम नहीं आती। चुपचाप चला जा, वरना बेकारी हमें एक की जगह 2 कब्रें खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। इतने में उसने एक लड़के से कहा, भाई जरा पीछे होना। हाँ, वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी कर कहा, हाँ अब कब्रिस्तान वालों को फोन करके बोल दो कि वो 2 नहीं 20 कब्रें खोद कर रखे। 2 लोग 20 मुर्दों को गाड़ने आ रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।